हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हम आपका वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रिक्शन पर डिस्कस करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आपका हम इसके पहले के लेक्चर में, अगर आप हमारा लेक्चर डियर स्टूडेंट्स जिसमें हम टाइप ऑफ फोर्सेस डिस्कस किए हैं, अगर वो नहीं देखे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारा पुराना लेक्चर टाइप ऑफ फोर्सेस पर हमने एक लेक्चर अपलोड किया है, उसको जरूर देखें। तो वहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हमने टाइप ऑफ फोर्सेस के बारे में डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स अगर आपको हमारा टाइप ऑफ फोर्सेस वाला लेक्चर अगर फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम होती है तो आपको अपने यूट्यूब के सर्च बॉक्स में आपको टाइप ऑफ फोर्सेस बाय MBR फिजिशियन नाम से सर्च कर लेना है, तो हमारा वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आइए हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन भी डियर स्टूडेंट्स आपका एक टाइप का फोर्स ही होता है। ठीक है, और ये डियर स्टूडेंट्स आपका कांटेक्ट फोर्स, उसमें हम टाइप ऑफ फोर्सेस में भी इसको डिस्कस किए हैं, तो कांटेक्ट फोर्स का ही एक पार्ट जो है आपका फ्रिक्शन है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स फ्रिक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं और फ्रिक्शन के कुछ एप्लीकेशंस हैं, कुछ सिग्निफिकेंस हैं। ठीक है, तो आइए डियर स्टूडेंट्स आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं और आई होप आपको यह वीडियो देखने के बाद फ्रिक्शन से रिलेटेड कहीं भी कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आइए हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है फ्रिक्शन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन जो होता है हमेशा किन्हीं दो बॉडीज के कांटेक्ट सरफेस पर लगता है। ठीक है, जैसे हमारे पास डियर स्टूडेंट्स ये कोई प्लेन है, इस पर ये कोई दूसरी ऑब्जेक्ट या कोई ब्लॉक हम रखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनके ब्लॉक के जो लोअर सरफेस होंगे और डियर स्टूडेंट्स जो ये जिस प्लेन पर रखे हो, इस प्लेन का अपर सरफेस जो होगा, इन दोनों में कांटेक्ट फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कांटेक्ट फोर्सेस लग रहा है डियर स्टूडेंट्स, इन्हीं कांटेक्ट फोर्सेस को ही हम फ्रिक्शन का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये डियर स्टूडेंट्स फ्रिक्शन जो होता है हमेशा इसी कांटेक्ट पॉइंट पर आपका एक्सर्ट होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज आइए हम कुछ डिटेल में देखते हैं। इसमें डियर स्टूडेंट्स सबसे पहली प्रॉपर्टी में आपका यही हो गया कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है कॉन्टेक्चुअल फोर्स होता है या टेंजेंशियल कंपोनेंट्स कह सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जो टेंजेंशियल पॉइंट्स होंगे, जो टेंजेंशियल कंपोनेंट्स होंगे दोनों बॉडी के, इनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स आपका एक्ट करता है हमेशा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड प्रॉपर्टी में जैसे आपका फ्रिक्शन का वर्क क्या होता है, इसको आइए हम डिटेल में जानते हैं। जैसे डियर स्टूडेंट्स अगर ये आपका कोई ब्लॉक है, इस प्लेन पर रखा है, ठीक है, और हम इसको यहाँ से डिस्प्लेस करना चाहते हैं, तो हम इस पर कुछ फोर्स एक्सर्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ फोर्स एक्सर्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स ध्यान से देखें, अगर यहाँ पर हम बहुत स्मॉल फोर्स इस ब्लॉक पर एक्सर्ट करेंगे तो यह ब्लॉक आगे की ओर नहीं जाएगा, नहीं डिस्प्लेस होगा। ठीक है, बहुत स्मॉल फोर्स अगर हम एक्सर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक अपोजिंग फोर्स बाय फ्रिक्शन हमारे फोर्स को कैंसिल कर दिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर फ्रिक्शन हमेशा इन कांटेक्ट सरफेसेस में प्रेजेंट रहता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों कांटेक्ट के बीच में जो अपोजिंग फोर्स लगा, यहाँ पर हमने अगर थोड़ा सा फोर्स इस ब्लॉक पर एक्सर्ट किया तो उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आपका फ्रिक्शन जो होता है वह दोनों ही केस में एक्सर्ट होता है। ठीक है, इन दो कांटेक्ट सरफेसेस में यहाँ पर जो कांटेक्ट सरफेस होगा, ठीक है, कांटेक्ट जो पॉइंट होगा, वहाँ पर ये फोर्स जो होता है डियर स्टूडेंट्स, ये
आपका ऑब्जेक्ट अगर मूव करने की टेंडेंसी रख रही है, मूव करने वाली है, ठीक है, तब भी आपका फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर एक्सर्ट होगा, एक्ट होगा, ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स, अगर यह ब्लॉक आपका मोशन कर रहा है, कह सकते हो यहाँ पर जो ये पॉइंट होगा प्लेन का और जो पॉइंट होगा इस ब्लॉक का, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स के, इन दोनों सरफेसेस के बीच में अगर कोई रिलेटिव मोशन किसी भी प्रकार का अगर यहाँ पर होता है तो फ्रिक्शन क्या करेगा, उस रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स सेकेंड पॉइंट में फ्रिक्शन जो होता है वह हमेशा अपोज करता है रिलेटिव मोशन का, ठीक है। फ्रिक्शन अपोजेज द रिलेटिव मोशन, ठीक है। फ्रिक्शन डियर स्टूडेंट्स हमेशा रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। ये आपका हो गया सेकेंड पॉइंट, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अभी हमने बोला कि अगर ये ब्लॉक जो है रिलेटिव मोशन करने की टेंडेंसी रखता है तब भी फ्रिक्शन एक्ट होता है इस पर, और अगर ये ब्लॉक रिलेटिव मोशन कर रहा है तब भी यहाँ पर फ्रिक्शन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर फ्रिक्शन आपके दो टाइप के होते हैं, ठीक है। तो अगर ये ब्लॉक जो है रिलेटिव मोशन करने की टेंडेंसी रख रहा है, अगर रिलेटिव मोशन करना चाहता है तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन इसका जो अपोज होगा, ठीक है, बाई फ्रिक्शन या जो फ्रिक्शन इस पर एक्ट होगा उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, यह बॉडी जब मूव करने वाली होती है तो मूव करने तक या मूव करने वाली होती है, डियर स्टूडेंट्स, मूव करने से पहले तक इस पे जो फ्रिक्शन वर्क करता है उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अगर स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पर पहला हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, इसको हम नोट कर लेंगे। सेकेंड डियर स्टूडेंट्स, अगर ये बॉडी सपोज कर लें ये ब्लॉक जो है इस पर मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, मतलब इनके जो ये कॉन्टैक्ट सरफेसेस हैं, ठीक है, ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट अगर हम कोई सपोज कर लें तो डियर स्टूडेंट्स उन दो पॉइंट्स के बीच में जो रिलेटिव मोशन हो रहा है तब फ्रिक्शन जो एक्ट होगा वह इन दोनों के रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब रिलेटिव मोशन अगर किन्हीं दो सरफेसेस में हो रहा है, किन्हीं दो बॉडी के कांटेक्ट में, तो वहां पर जो फ्रिक्शन इस पर एक्सर्ट होता है, जो फ्रिक्शन इस पर एक्ट होता है, उसको हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। इन केस ऑफ रिलेटिव मोशन जो फ्रिक्शन इस पर एक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट क्या था कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा किन्हीं दो बॉडी के कांटेक्ट में ही एक्ट होता है टेंजेंशियल कंपोनेंट्स पर, ठीक है। और दूसरा पॉइंट था फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, ठीक है। तीसरे पॉइंट में हमने बताया कि फ्रिक्शन दो टाइप के होते हैं। अगर बॉडी मूव करने वाली है डियर स्टूडेंट्स तो उसके पहले तब तक इस पे जो फ्रिक्शन एक्ट हो रहा था उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। और बॉडी किन्हीं दो बॉडी के बीच में अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है, उनके कांटेक्ट सरफेसेस पर जो फोर्स एक्ट होता है उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है फोर्थ। यह भी जो है आपका हमेशा जैसे नेचर में जितने फोर्सेस होते हैं डियर स्टूडेंट्स वह पेयर में होते हैं, ठीक है। तो आपका फ्रिक्शन फोर्स भी हमेशा पेयर में होता है, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, फ्रिक्शनल फोर्स भी आपका हमेशा पेयर में होता है, ठीक है। तो नेचर में जो भी फोर्सेस होते हैं सभी फोर्सेस की तरह यह भी आपका हमेशा पेयर में होता है, ठीक है। तो पेयर का मतलब आई होप आप न्यूटन्स थर्ड लॉ में डियर स्टूडेंट्स इसको समझ रहे होंगे, एक्शन रिएक्शन फोर्स, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में यहाँ पर फ्रिक्शन का डियर स्टूडेंट्स डायरेक्शन की अगर हम बात करें
तो फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन हम डिसाइड करते हैं वह हमेशा रिलेटिव मोशन के अपोजिट में, ठीक है। फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन होता है डियर स्टूडेंट्स, रिलेटिव मोशन के हमेशा अपोजिट होता है, ठीक है। तो अपोजिट किसके? रिलेटिव मोशन के। कहाँ पर? जो कॉन्टैक्ट सरफेसेस है, ठीक है। किन्हीं दो बॉडी के जो कॉन्टैक्ट सरफेसेस हैं उनमें जो रिलेटिव मोशन हो रहा है उस रिलेटिव मोशन के हमेशा अपोजिट आपका फ्रिक्शन वर्क करता है, ठीक है। अगर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एग्जांपल में सपोज कर लें कि ये कोई ब्लॉक इधर मूव कर रहा है, इधर हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन वर्क करेगा बिटवीन लोअर सरफेस ऑफ दिस ब्लॉक एंड अपर सरफेस ऑफ दिस प्लेन, ठीक है। तो जो फोर्स यहाँ पर जो फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट सरफेसेस हैं, तो यहाँ कॉन्टैक्ट सरफेसेस पर जो फोर्स लगेगा, जो फ्रिक्शन लगेगा, इसको हम फ्रिक्शन का भी नाम दे देते हैं। तो फ्रिक्शन जो लगेगा डियर स्टूडेंट्स इसके मोशन का अपोज करेगा, ठीक है। लेकिन अगर डियर स्टूडेंट्स इसी के प्लेस पे अगर हम ये कोई दो ब्लॉक इस पर हम प्लेस्ड कर दें ऐसे इस टाइप से, ठीक है, और दिस साइड हम इस पर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो फ्रिक्शन एक्सर्ट होगा, अगर हम ये ब्लॉक बी मान लें और ये ब्लॉक सी मान लें, तो यहाँ ब्लॉक बी और सी के ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है ये डियर स्टूडेंट्स, इस कॉन्टैक्ट सरफेस पर यहाँ पर फ्रिक्शन एक्ट होगा। यहाँ पर जो फ्रिक्शन एक्ट होगा, यहाँ पर जो फ्रिक्शन एक्ट होगा वह डियर स्टूडेंट्स इन दो ब्लॉक के, इन दो पार्टिकल के बी एंड सी को सेम वेलोसिटी में मूव कराने का प्रयत्न करेगा, ट्राई करेगा, प्रयास करेगा, ठीक है, टेंडेंसी रखेगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा डियर स्टूडेंट्स। इस केस में जो बी और सी के बीच में जो सरफेस है, यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट होगा वह क्या करेगा, इन दोनों के जो रिलेटिव मोशन में डिफरेंस वेलोसिटी का जो डिफरेंस होगा उसको डियर स्टूडेंट्स ये मतलब एडजस्ट करेगा, ठीक है। इसको ये एडजस्ट करेगा, ये दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करें, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स ये था आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी। आइए डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम इसका देखते हैं, यहाँ पर पॉइंट नंबर 6। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पर हम जैसे कि फ्रिक्शन जो है आपका, यहाँ पर हमने बताया इसके पहले कि ये जो है इस पर जो फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है या इन दोनों के कांटेक्ट में जो अपोजिट यहाँ पर जो ये मोशन कर रहा है ये ब्लॉक, इनके बीच में हमेशा अपोजिट में फ्रिक्शन लगेगा। और डियर स्टूडेंट्स ये क्या करेगा, यहाँ पर जो फ्रिक्शन लगेगा इसके मोशन का, इनके रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। और यहाँ पर बी और सी का जो कॉमन सरफेस है, यहाँ पर जो फ्रिक्शन लगेगा ये क्या करेगा, इसका बी और सी के जो सरफेस हैं ये यहाँ पर जो फ्रिक्शन डियर स्टूडेंट्स इनके बीच में वर्क करेगा, ये इन दोनों की वेलोसिटी को सेम रखने का प्रयास करेगा, टेंडेंसी रखेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है डियर स्टूडेंट्स, यह सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, ठीक है। जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है या सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स जैसे कोई बॉडी मूव करने की टेंडेंसी रख रही है, ठीक है, तो मूव करने वाली है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वह घटता बढ़ता है, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो होती है 0 to FL, यहाँ पर इसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू जो होती है डियर स्टूडेंट्स 0 to FL तक चेंज होती है, मतलब अपने आप को एडजस्ट कर सकती है, ठीक है। या अपनी वैल्यू डियर स्टूडेंट्स एडजस्ट क्यों करती है?
तो यहाँ पर यह अपनी वैल्यू एडजस्ट क्यों करती है? क्योंकि यहाँ पर ये जैसे आप इस पर थोड़ा सा फोर्स लगाओगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा, जो अपोजिंग फोर्स होगा वो थोड़ा सा लगेगा, ठीक है। यहाँ पर आप फोर्स बढ़ाओगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो इसीलिए इसको हम बोलते हैं या लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। आइए इसकी हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। 6th के बाद यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आइए देखते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 7th प्रॉपर्टी हम कर देते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन डियर स्टूडेंट्स जो होता है, इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट होती है, जबकि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज हो सकती है, मतलब सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है फ्रिक्शन, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है और काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कोई ब्लॉक दूसरे ब्लॉक पर मूव कर रहा है तो उसमें जो रिलेटिव मोशन का अपोजिंग जो फ्रिक्शन लगेगा, अपोज करने के लिए जो फ्रिक्शन लगेगा उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गया। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी आइए देखते हैं। यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है या दोनों ही आपका स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन always proportional to directly proportional to the normal reaction force। डियर स्टूडेंट्स, आपके जो स्टैटिक या काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यूज होती है यह हमेशा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। दैट इज FL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, ठीक है, और FS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन को हम FK से रिप्रेजेंट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से FL इज इक्वल टू, FL मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन, FL इज इक्वल टू यहाँ पर म्यू L इंटू N एंड FS इज इक्वल टू म्यू S और यहाँ पर इंटू N लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर म्यू L और म्यू S क्या है? यहाँ पर म्यू L डियर स्टूडेंट्स ये क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ, ये दोनों ही कांस्टेंट हैं तो इनको हम बोलते हैं म्यू L को कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। और म्यू S को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ डियर स्टूडेंट्स, आई एम वेरी सॉरी, यहाँ पर FK है, FK काइनेटिक फ्रिक्शन, तो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। यहाँ पर म्यू S और म्यू L, यहाँ पर म्यू L एंड म्यू K, डियर स्टूडेंट्स, म्यू L आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, और म्यू K ये कोएफिशिएंट है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन का, ठीक है। यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर म्यू L और म्यू K आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये इन दोनों की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों कांस्टेंट्स की वैल्यू आपका नेचर ऑफ प्लेन या कह सकते हो नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, बॉडीज की, ठीक है। यहाँ पर म्यू L और म्यू K आपको
हम अभी विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल अपकमिंग लेक्चर्स में डियर स्टूडेंट्स रियलाइज करवाएंगे यहाँ पर म्यू के और म्यू एल का मतलब क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर म्यू एल और म्यू के यहाँ पर आप क्या जानोगे कि एक प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करने के लिए हमने एक कांस्टेंट लगाया है जिनका वैल्यू जो होता है वह डियर स्टूडेंट्स मटेरियल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब डियर स्टूडेंट्स आइए हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास दो फार्मूले हैं। अगर डियर स्टूडेंट्स सपोज कर लो, अगर आपको क्वेश्चन में म्यू एस या म्यू एल यहाँ पर म्यू एल और म्यू के अगर गिवन नहीं, सेपरेटली अगर नहीं गिवन है, तो हम फार्मूला एफ एल या एफ के इज इक्वल टू म्यू एन यूज करते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से आपका नेक्स्ट फार्मूला है। अगर डियर स्टूडेंट्स सपोज कर लो इन एनी केस अगर हम सपोज कर लें कि हमारे पास ये डिफरेंट बॉडीज हैं ए बी सी, ये ग्राउंड पर कुछ इस टाइप से रखी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आप जो नॉर्मल की वैल्यू लेंगे, जैसे अगर हम बात करें ए एंड बी के बीच में नॉर्मल की वैल्यू, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पर अगर हम इसको N1 मान लेते हैं, N1 बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, ए और बी के बिटवीन अगर हम नॉर्मल फोर्स N1 मान लेते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स N1 की वैल्यू जो इन दो सरफेसेस के बीच में जो कॉमन सरफेस है, यही कॉमन सरफेस पर जो वैल्यू होगी आपकी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की, वही वैल्यू होगी N1 की। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स इन दो फोर्स के बीच में N1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, MAG, यहाँ पर MAG। ठीक है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट A इंटू G, ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल की वैल्यू। डियर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें बिटवीन B एंड C की, ठीक है, B एंड C की, तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इन दो ब्लॉक का जो कॉमन सरफेस है वो कौन सा है, ये कॉमन सरफेस है ना। तो इन कॉमन सरफेसेस में डियर स्टूडेंट्स जो आपका नॉर्मल फोर्स की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ से MA प्लस MB इंटू G। ठीक है, तो ये हो गई N2 की वैल्यू। ऐसे डियर स्टूडेंट्स डिफरेंट ब्लॉक्स यहाँ पर प्लेस्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको N1 N2 N3 की वैल्यू कुछ इस टाइप से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इन दो सरफेसेस के बीच में जो कॉमन सरफेस होता है, उस कॉमन सरफेस पर जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू होती है, वही वैल्यू हमारी उन दो ब्लॉक के बीच की वैल्यू आती है। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N1 और N2। यहाँ पर अगर तीन ब्लॉक होते N3 भी हम निकालते, तो जो कॉमन सरफेस होता उस पर जो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू होती वही आपका N1 या N हो जाता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे अबाउट ऑफ फ्रिक्शन। अब डियर स्टूडेंट्स आइए हम इसमें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा इसमें डियर स्टूडेंट्स जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन डियर स्टूडेंट्स जैसे किन्हीं दो बॉडी के कांटेक्ट सरफेसेस जहां पर होते हैं, वहां पर जो आपका नॉर्मल फोर्स लगता है, ठीक है, वहां पर जो आपका नॉर्मल फोर्स लगता है N, ठीक है, और जो आपका फ्रिक्शन फोर्स लगता है, ठीक है, जो आपका फ्रिक्शन फोर्स लगता है म्यू mg अगर हम सपोज कर लें, तो डियर स्टूडेंट्स इन दोनों का रिजल्टेंट जो फोर्स F होता है, ठीक है, वह नॉर्मल के साथ जो एंगल ड्रा करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जैसे ये कोई ब्लॉक है, इसका कुछ
नॉर्मल फोर्स होगा, और इस पे कुछ जैसे ये बॉडी अगर इधर मूव कर रही है, ठीक है, या ये बॉडी इधर मूव कर रही है, तो डियर स्टूडेंट्स ये बॉडी अगर इधर मूव कर रही है तो इसमें फ्रिक्शन जो होगा अपोजिट लगेगा, ठीक है। तो जो फ्रिक्शन की वैल्यू होगी, ठीक है, यहाँ पर वही फ्रिक्शन की वैल्यू और आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का जो रिजल्टेंट F, अगर हम F से इन दोनों का रिजल्टेंट डिनोट कर रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट होगा, जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, वह नॉर्मल के साथ जो एंगल ड्रा करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। यहाँ से एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं वेरी इजीली। tan लैम्डा इज इक्वल टू, यहाँ से ये एंगल है तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और परपेंडिकुलर की वैल्यू म्यू n या म्यू mg कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स म्यू n, यहाँ पर n की वैल्यू mg के इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो यहाँ पर हम इसको म्यू n भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया म्यू n अपॉन, यहाँ से इसकी वैल्यू हो गई n, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से आपको n से n कैंसिल हो गया, तो tan लैम्डा इज इक्वल टू म्यू, तो लैम्डा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू हो गया, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से इसके एंगल ऑफ फ्रिक्शन का फार्मूला आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एंगल ऑफ फ्रिक्शन डियर स्टूडेंट्स कितना आया, लैम्डा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, ठीक है। आइए डियर स्टूडेंट्स इसमें हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, जिसका नाम है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए हम एक एग्जांपल सपोज करते हैं। जैसे ये आपका कोई प्लेन है, थीटा एंगल पर इंक्लाइन है, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हमने कोई ब्लॉक रख दिया है, ठीक है। ये एंगल थीटा है, इसका मास हमने m सपोज कर लिया, तो इसका जो mg कंपोनेंट होगा डियर स्टूडेंट्स दिस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, और ये इसका नॉर्मल होगा, ठीक है, ये n होगा, और यहाँ पर एंगल आपका थीटा आएगा, है ना डियर स्टूडेंट्स। ये आपका mg है, तो ये कितना हो जाएगा, mg cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये mg cos थीटा और ये n हो गया डियर स्टूडेंट्स। ये आपका mg sin थीटा हो जाएगा, ये आपका mg sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में आपका ये ब्लॉक डियर स्टूडेंट्स अगर रिलेटिव मोशन करने वाला है, तो यहाँ पर जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होगी वो FL होगी, ठीक है। तो इतना फिगर आपको क्लियर हो गया होगा डियर स्टूडेंट्स। यहाँ से अगर हम n की वैल्यू देखें, तो n की वैल्यू है mg cos थीटा, और डियर स्टूडेंट्स इसको अगर हम दिस साइड में इसका ड्राइविंग फोर्स नाम दे दें, इस फोर्स से ये ब्लॉक जो है आगे की ओर स्लाइड होगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से F इज इक्वल टू क्या कहोगे, mg sin थीटा। यहाँ पर F क्या है आपका, ड्राइविंग फोर्स, जिस फोर्स से ये ब्लॉक डाउनवर्ड इस प्लेन पर मूव करेगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ से FL की वैल्यू क्या हो जाएगी, FL की वैल्यू आपकी हो जाएगी म्यू n, तो म्यू n की वैल्यू हम निकाल चुके हैं mg cos थीटा, ठीक है, mg cos थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से अगर डियर स्टूडेंट्स आपका FL या F, ठीक है, या थीटा, यहाँ डियर स्टूडेंट्स तीन वेरिएबल हैं, ध्यान देंगे, थीटा, FL और F। अगर यहाँ से F आपका ग्रेटर होगा, मतलब डियर स्टूडेंट्स अगर यहाँ से हम थीटा इंक्रीज करेंगे तो F आपका ग्रेटर होगा, ठीक है।
एफ एल आपका लेस होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हमको वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन एक पढ़ना है। वो इम्पॉर्टेंट लाइन क्या है? अगर डियर स्टूडेंट्स जिस केस में ये ब्लॉक आपका इस पर रेस्ट की पोजीशन में है, जिस एंगल पर, ठीक है, उस एंगल को जिस एंगल पर एफ एल और एफ ये दोनों इक्वल होते हैं, उन्हीं को उसी एंगल को हम एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ रिपोज किसको बोलोगे? जब आपका एफ जो होगा वो एफ एल के इक्वल हो जाए। ठीक है और डियर स्टूडेंट्स थीटा आपका अल्फा के इक्वल हो जाए। ठीक है तो यहां से एफ की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, एम जी साइन थीटा, और एफ एल की भी वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर चुके हैं, म्यू एम जी साइन, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स अब इसकी वैल्यू क्या हो गई? अल्फा, साइन अल्फा। तो यहाँ से म्यू एम जी ये डियर स्टूडेंट्स कितना है? कॉस अल्फा। ठीक है कॉस थीटा था, थीटा के प्लेस पे अल्फा हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो एम जी से एम जी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हमको मिल जाएगा tan अल्फा साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इज इक्वल टू म्यू। ठीक है और यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। ठीक है मतलब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो आपका अल्फा है, अल्फा जिसको आप एंगल ऑफ रिपोज बोल रहे हो, एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स न्यूमेरिकली एंगल ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन अभी अभी हम कैलकुलेट किए थे, लैम्डा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू आया था। ठीक है ये क्या था? एंगल ऑफ फ्रिक्शन था। ये क्या है? एंगल ऑफ रिपोज है। तो डियर स्टूडेंट्स थीटा की वह वैल्यू जिस पर आपका एफ एल और एफ दोनों इक्वल हो, उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है अगर डियर स्टूडेंट्स अगर यहां से हम थीटा इंक्रीज करेंगे तो एफ क्या होगा? आपका एफ एल से ग्रेटर होगा। ठीक है तब बॉडी क्या होगी? तब बॉडी नीचे की ओर स्लाइड करेगी। ठीक है यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स पहले केस में अगर थीटा इज इक्वल टू हम इंक्रीज करते हैं, थीटा इंक्रीज करते हैं, या अगर हम ऐसा लिखते हैं कि एफ अगर डियर स्टूडेंट्स ग्रेटर देन होगा एफ एल से, ठीक है तो बॉडी जो होगी वो स्लाइड करेगी, तब बॉडी जो होगी वो स्लाइडिंग डाउनवर्ड होगी, डाउनवर्ड। ठीक है नंबर 2 एफ अगर इज लेस देन एफ एल होगा, ठीक है तो बॉडी रेस्ट की पोजीशन में होगी, बॉडी रेस्ट में होगी। ठीक है और थर्ड में अगर एफ आपका इज इक्वल टू एफ एल होगा, जिसको आप एंगल ऑफ रिपोज बोल रहे हो, तब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो बॉडी होगी वह मूव करने वाली होगी। ठीक है यहाँ पर तब बॉडी आपकी मूव करने की टेंडेंसी रखेगी। ठीक है तो डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको ये तीनों कंडीशन क्लियर हो गई होंगी। एफ इज ग्रेटर देन एफ एल, एफ इज लेस देन एफ एल, एफ इज इक्वल टू एफ एल। ठीक है अब आइए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। एफ एफ एल और एन आपके कैसे वेरी करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ये आपका थीटा ले लेते हैं। ठीक है या अल्फा हम कह देते हैं, एंगल ऑफ रिपोज अल्फा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स एफ जो होगा आपका जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करोगे वैसे वैसे एफ आपका इस ऑर्डर में मैक्सिमम होता जाएगा। ठीक है एफ क्या है? एफ जो है ड्राइविंग फोर्स है, और डियर स्टूडेंट्स यह मैक्सिमम किस पर होगा? यह मैक्सिमम थीटा इज इक्वल टू 90 पर होगा। मतलब
थीटा इज इक्वल टू 90 पर या अल्फा इज इक्वल टू 90 पर, और यहाँ पर आपका FL मतलब म्यू यहाँ पर n कह दें, ठीक है। तो इसकी वैल्यू डियर स्टूडेंट्स कुछ इस टाइप से सब्सट्रैक्ट होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। और यही आपका क्या है, एंगल ऑफ रिपोज है ना, यही आपका क्या है, एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स ये ग्राफ जो है आपका बिल्कुल क्लियरली वही रिजल्ट शो कर रहा है जो हमने यहाँ पर थ्योरेटिकली बता रखा है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपका म्यू एन जो फ्रिक्शन है वो कौन सा फ्रिक्शन है, म्यू एन यहाँ पर आपका स्टैटिक या लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है जो कि डिक्रीज हो रही है जैसे जैसे एफ आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्लियर हो गया होगा डियर स्टूडेंट्स, और यहाँ पर आपको फ्रिक्शन भी क्लियर हो गया होगा, फ्रिक्शन से रिलेटेड आपको कहीं भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हमने आपके फ्रिक्शन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे ऑल कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रखे हैं, ठीक है। तो आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर को डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टॉप करेंगे और आप लोग जो है इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करने का प्रयास करेंगे आपकी टेक्स्ट बुक्स में जो भी प्रेजेंट है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।